तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। मैंने इस वीडियो के अंदर हर एक चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड कीवर्ड्स क्लू पॉइंट्स को रख रखे हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज का टर्म 2 का 6 चैप्टर्स का सारे केस स्टडी कवर हो जाएंगे। तो अगर आप इन क्लू वर्ड्स को ध्यान रखोगे, हर एक चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, क्लू वर्ड्स, अगर आप इनको ध्यान रखोगे तो डैम श्योर आपका पूरा का पूरा अच्छे से पूरी केस स्टडीज की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास यहाँ पे बात करेंगे functions which makes sure your asset walk out and come back next day happily and satisfy। आपके assets मतलब human resources employee, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कौन सा फंक्शन है जो कहता है कि आपके assets बाहर जाएं छुट्टी में तो अगले दिन खुशी खुशी वापस आएं, तो ये कहता है स्टाफिंग। दूसरी बात ह्यूमन एलिमेंट, और ध्यान रखना स्टाफिंग, स्टाफ जो है, वर्कर्स जो है, वो एम्प्लॉय वो मोस्ट इंपोर्टेंट असेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट असेट होते हैं। ह्यूमन एलिमेंट दोनों होता है क्लास, डायरेक्टिंग भी स्टाफिंग भी, डिपेंड करेगा पूरा पैराग्राफ क्या है। डायरेक्टिंग स्टाफिंग के अंदर ही ह्यूमन एलिमेंट होता है। इंड्यूसिंग पीपल, लोगों को इंड्यूस करो टू अप्लाई मोर फॉर द जॉब, ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। या फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स है, उसे क्या बोलते हैं क्लास, रिक्रूटमेंट। चूजिंग प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, ध्यान रखना कई बार केस स्टडी में आता है चूजिंग प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, उसका जो प्रोसेस है तो बड़ा वो सिलेक्शन प्रोसेस है, और सिलेक्शन कैसा प्रोसेस है, एक नेगेटिव प्रोसेस है। इंप्रूविंग, में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सर ये स्टाफिंग प्रोसेस होगा या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो बड़े सिलेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, चूजिंग प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। आई एम रियली सॉरी अगर किसी को लग रहा हो मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम है तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है फास्ट तो आप स्पीड को स्लो कर लो, स्लो लग रहा है तो स्पीड को फास्ट कर लो, क्योंकि एग्जाम है तो मैं फटाफट सोच रहा हूँ आपका क्विक रिवीजन हो जाए, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें करा सकूँ आपको। राइट, improving skills to improve performance of job related to work performance by an individual, update knowledge and class competency of employee। तो इसे बोले ट्रेनिंग। ध्यान रखना जब भी हम ट्रेनिंग देते हैं, वर्कर को ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है क्लास ताकि उसे करंट टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो जाए और क्लास उसके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आए और वो और बेहतर तरीके से काम को पूरा कर सके। दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। Overall growth of an employee include all round growth and not restricted to job performance। इसको क्या बोलते हैं क्लास, डेवलपमेंट। ध्यान रखना ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्लूड ऑल राउंड ग्रोथ। देखो ऑल राउंड ग्रोथ की बात कर रहा है, सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि जॉब परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, सिर्फ अगर जॉब परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए तो वो ट्रेनिंग है, ओवरऑल ग्रोथ के लिए क्या है क्लास, डेवलपमेंट। ट्रेनिंग अंडर गाइडेंस, यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग हो सकता है। देखो ये जो अप्रेंटाइनशिप प्रोग्राम है ना, ये क्या होता है क्लास, एक यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग होता है। मतलब भैया कि एक पर्टिकुलर पीरियड है भाई 6 महीने का, 6 महीने के अंदर सीख ही जाओगे आप, पक्की बात है। प्लम्बर का काम है, इलेक्ट्रिशियन काम है, आयरन वर्कर्स का काम है, तो ये किसके अंदर आता है, अप्रेंटाइनशिप प्रोग्राम, जहाँ मास्टर पहले परफॉर्म करेगा, वर्कर ऑब्जर्व करेगा, फिर वर्कर परफॉर्म करेगा और मास्टर ऑब्जर्व करेगा। अब बात करें क्लास डायरेक्टिंग की। तो अगर हम डायरेक्टिंग की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। सबसे पहला है क्लास सुपरविजन, ठीक है, सबसे पहला है क्लास सुपरविजन। इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। इंस्ट्रक्शन दे एम्प्लॉय, देखो सुपरविजन के अंदर क्या होता है, वर्कर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, गाइडिंग किया जाता है, और लिंकिंग पिन है बिटवीन वर्कर्स एंड मिडिल लेवल। ध्यान रखना सुपरवाइजर होता है वर्कर और मिडिल लेवल मैनेजर के बीच में एक तरीके से लिंकिंग पिन होता है, बट इसको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सुपरविजन से मुझे उम्मीद है बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, मतलब नहीं ही पूछेगा। आप इसको करो मोटिवेशन, इन सब पॉइंट्स आप पहचान सकते हो कि ये मोटिवेशन है। राइट, ये सारे के सारे पॉइंट्स को देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो मोटिवेशन की बात हो रही है। क्या क्या, क्रिएटिंग विलिंग टू वर्क, ध्यान रखना क्रिएटिंग विल टू डू वर्क, यानी कि आपके अंदर से इच्छा जगाता है कि आप काम को करो, आपके अंदर से एक वो लेके आता है कि यार आप काम को करो अच्छे से। राइट, व्हेन एम्प्लॉय लूज इंटरेस्ट इन जॉब दिस एलिमेंट इज, जब कंपनी में धीरे धीरे थक हार जाता है, वर्कर काम नहीं करना चाहता, इंटरेस्ट लूज कर देता है, तब उसको मोटिवेट किया जाए तो वो काम करेगा। इंप्रूव इनिशिएटिव लेवल ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की जो इनिशिएटिव लेवल है उसको इंप्रूव करता है, इंड्यूस करता है लोगों को अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करने की। एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस है, इसको फोर्स नहीं किया जा सकता। अराइज नीड व्हेन डिजायर इन पीपल, देखो तभी आप मोटिवेट कर सकते हो जब इंसान के अंदर कोई डिजायर है, तभी आप मोटिवेट कर सकते हो, उसको अदरवाइज मोटिवेट करना उसको बड़ा ही मुश्किल है। इंसेंटिव की बात करेंगे, ध्यान रखना रिकॉग्निशन जो है, और जो रिकॉग्निशन है ना, रिकॉग्निशन उसके अंदर क्या क्या आता है। हालांकि आप सबको पता है जो रिकॉग्निशन है वो एक तरीके से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। इसके अंदर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं वर्कर को, डिस्प्ले करते हैं नाम नोटिस बोर्ड पे या किसी मैगजीन में नाम छपवाते हैं, स्कूल की मैगजीन में, अवार्ड ट्रॉफी सर्टिफिकेट देना, गुड सजेशन के लिए रिवॉर्ड देना, गिविंग क्लास मेंटोर क्लास मोमेंटोस या ट्रॉफीज देना, ये सारी चीजें, मेडल वगैरह देना। दूसरा क्या है, को पार्टनरशिप्स, ध्यान रखना गिविंग शेयर्स एट लोअर देन मार्केट प्राइस हो, या फीलिंग, या फिर आप कैसे फीलिंग ओनरशिप,
राइट, वो ओनर की तरह फील करता है कि यार मैं कंपनी का मालिक हूं, ऐसा फील करता है, राइट। तीसरा क्या है, स्टेटस, गिविंग अ स्पेशल रैंक और पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटस का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर रैंक, एक पर्टिकुलर पोजीशन दिया जाता है, तो स्टेटस है। को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन का मतलब एम्प्लॉय को शेयर दिए जाते हैं ताकि एम्प्लॉय भी ओनर की तरह फील करेगा, एम्प्लॉय ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ का सोचेगा ताकि शेयर प्राइस बढ़े और जो उसके पास शेयर्स है उसकी उसकी कीमत भी बढ़े। लीडरशिप की बात करें, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर, लीडरशिप जो है वो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है लीडरशिप। और दूसरी बात, मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि जो लीडरशिप है वो एक दूसरे के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाता है, एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम करता है जो फॉलोअर्स के या जो टीममेट्स हैं उनके परफॉर्मेंस को क्लास गोल की तरफ, गोल अचीवमेंट की तरफ ले जाता है। इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय टू वॉलंटरली परफॉर्म वर्किंग विद कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये आता है लीडरशिप के अंदर। तो ये ध्यान रखना, लीडरशिप की स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक कैसे पहचानोगे, डिक्टेटर, ध्यान रखना ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर है, नो सजेशन टेकन, कोई सजेशन लिया था, प्लेसिंग ऑर्डर ओनली, सिर्फ ऑर्डर दिया जाएगा आपको, आपको रिवॉर्ड मिलेगा काम करोगे, नहीं काम करोगे पनिशमेंट मिलेगा। डेमोक्रेटिक, टेकिंग सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सजेशन लिया आता है, टू वे होता है क्लास, कीप इनिशिएटिव लेवल ऑफ एम्प्लॉय, इसमें फास्ट आता है डिसीजन, इसमें डिसीजन थोड़ा स्लो आता है। फ्री रेन अगर देखोगे तो और इसे क्लास, इसे मतलब वो कह सकते हैं आप, मतलब कि एक वन बॉस है ना, बॉस सेंट्रिक, बॉस जो बोलेगा वही होगा। फ्री रेन, कंप्लीट फ्रीडम टू एम्प्लॉइज, नो इंटरफेरेंस ऑफ सुपीरियर इन टेकिंग डिसीजन बाय सबऑर्डिनेट, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा सुपीरियर को इन टेकिंग डिसीजन बाय सबऑर्डिनेट। यहाँ पे क्या है, सुपीरियर आराम से बैठा हुआ है, सबऑर्डिनेट सिर्फ सीख रहे हैं, काम को अप्लाई कर रहे हैं। कंट्रोलिंग के अंदर ध्यान रखना, कंट्रोलिंग कैसे पहचानोगे, देखना आप कंट्रोलिंग के पैराग्राफ में देख रहे होगे कि कोई ना कोई एक मिस्टेक हो जाएगी, कुछ कमी होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, उसको ठीक करने का तरीका ढूंढेंगे, देखेंगे कि भाई क्या कमी है, टारगेट क्यों अचीव नहीं हो पाया, आप समझ जाओ कंट्रोलिंग है। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा पूछेगा, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसके अंदर क्या है, इंश्योर वर्क एज पर प्लान, आपको ध्यान रखना काम प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लास कंपेल इवेंट्स टू कंफर्म द प्लान, एक्चुअल आउटपुट नॉट, एक्चुअल आउटपुट जो है वो टारगेट आउटपुट की तरफ नहीं है, जो आपने सोचा उस तरीके से नहीं बनाया सामान। कंपैरिजन कहीं ना कहीं हो रहा होगा एक्चुअल आउटपुट को प्लान आउटपुट से, तो आप समझ जाना क्लास ये किसकी बात कर रहा है, वन ऑफ द फंक्शन कंट्रोलिंग। बाकी सीपीसी जो है वो ध्यान रखना, गिविंग मोर अटेंशन, एनालाइजिंग डेविएशन के दो पॉइंट होता है, एमबीई और सीपीसी, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, वो क्या कहता है, गिविंग मोर अटेंशन टू एक्टिविटी एंड डिपार्टमेंट्स व्हिच आर मोर इंपोर्टेंस एंड क्रिटिकल वेयर एज नॉन क्रिटिकल एरिया कैन बी इग्नोर, तो मतलब जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल एरिया नहीं है आप उसे इग्नोर कर सकते हो, जो क्रिटिकल एरिया है आप क्लास उस पर बहुत ज्यादा फोकस रखोगे, वो की रीजन एरिया है, की रिजल्ट एरिया है। मैनेजमेंट में एक्सेप्शन क्या कहता है, ध्यान रखना, इसके अंदर एक रेंज डिसाइड की जाती है, जब भी एक रेंज डिसाइड की जाएगी अगर उससे बियॉन्ड जाता है डेविएशन तो आपको ध्यान रखना है, इग्नोरिंग द डेविएशन विद इन द परमिसिबल लिमिट, यानी कि रेंज। अ मैनेजर हु ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, तो आप समझ आना कि वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अगर सब कुछ कंट्रोल करना चाहेगा तो वो भी एमबीई के अंदर ही आता है। अब बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जो मैंने और भी क्लूज दे रखी हैं क्लास आपको, आप उसको भी अच्छे से देखोगे, उसको भी अच्छे से समझोगे, बाकी आप हर एक चैप्टर के केस स्टडीज इंडिविजुअली बनाओगे, राइट। नेक्स्ट है क्लास इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहला है ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, आपने कोई भी नया ब्रांच बनाया, बाइंग अ फिक्स असेट, प्लांट, मशीन, ऑफिस बिल्डिंग, ये सारी चीजें आपने खरीदी, तो इसका मतलब क्या है क्लास, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है क्लास, बेसिकली डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ कैपिटल, कहां से फंड आएगा, डेट या इक्विटी से, इशू शेयर, डिबेंचर, लोन, ये सब चीजें, या चेंज इन द रेशियो ऑफ डेट और इक्विटी, कुल मिला के डेट अपॉन इक्विटी, ठीक, कितना डेट होगा कितना इक्विटी होगा कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, इसको डिसाइड करेंगे क्लास फाइनेंसिंग डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है कि एलोकेशन ऑफ क्लास, ये प्रोजेक्ट नहीं है, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट है कि प्रॉफिट को कितना एलोकेट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास रेजिडुअल लेफ्ट ओवर, क्लास लेफ्ट ओवर पॉइंट, यानी कि जो भी आपके पास प्रॉफिट, कुल मिला के जो डिविडेंड डिसीजन है ना, इसके अंदर क्या पूछा आता है, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वर्कर में और कितना प्रॉफिट आपको बचा के चलना है, कितना रिटेन करना है, कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग, ध्यान रखना, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, आपको ये ध्यान रखना है कि भैया आपके पास फंड होना चाहिए जब तुम्हें रिक्वायर्ड हो। इवन क्लास फंड इज द ब्लड ऑफ, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस, ध्यान रखना, बिजनेस फाइनेंस से पूछा सकता है। टू मेक श्योर राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज अवेलेबल राइट टाइम, सही पैसा सही समय पे अवेलेबल हो, फ्यूचर की फंड नीड जो है आज की फंड नीड के बीच में एक लिंक क्रिएट किया जा सके, ये सारा का सारा फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें,
रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी इन टोटल कैपिटल, पे टोटल कैपिटल डेट इक्विटी कितना है, इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर टू रेज मोर फंड विल इफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, इशू ऑफ एडिशनल डिबेंचर और टेकिंग मोर लोन विल इफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर। सीधी सी बात है, लोन और शेयर दोनों ही कैपिटल स्ट्रक्चर पे इफेक्ट करता है। हालांकि मैं बता चुका हूं क्लास, अगर आपका आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि न्यूमेरिकल्स आ सकता है, पक्का चांस है और आपको बनाना पड़ेगा। अगर आरओआई ज्यादा है तो डेट इशू करो, अगर इसका रिवर्स केस है तो आप इक्विटी इशू करोगे। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगा, फिक्स कैपिटल की बात चल रही है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बाइंग फिक्स असेट, फिक्स असेट को खरीदने में कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, वो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल, बिजनेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल देन इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सामान बनाती है, उनको ज़्यादा फिक्स कैपिटल, उनको ज़्यादा फिक्स असेट, उनको ज़्यादा मशीन की जरूरत है एज कंपेयर टू वो इंडस्ट्री जो सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट। तो ये समझ जाना फिक्स कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है वन फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल भर में, अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, तो आप समझ जाना क्लास ये वर्किंग कैपिटल है। टोटल वैल्यू ऑफ करंट असेट रिप्रेजेंट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ध्यान रखना टोटल वैल्यू ऑफ करंट असेट जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्किंग कैपिटल है। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी रिप्रेजेंट नेट वर्किंग कैपिटल, सीए माइनस सीएल वर्किंग कैपिटल होता है, ये आ सकता है। या अमाउंट इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, कैश, रिसीवेबल, डेटर्स, बैंक एक्सेट्रा, ये सारी चीजें वर्किंग कैपिटल। ध्यान रखना आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग साइकिल को ऑपरेट करने के लिए जो भी चीजें ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आती हैं, रॉ मेटेरियल को खरीदने से लेकर सामान को बेचने के पैसा कलेक्ट करने तक, वो सारा भी क्लास कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगा। समझ जाना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में पूछ रहा है। फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चार। सबसे पहला मोबिलाइजिंग, जो सेविंग्स है उसको मोबिलाइज करेगा, राइट, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ। डिमांड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस को सेट करेगा। बाय सेलिंग सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल मार्केट एनी टाइम इन्वेस्टर्स लिक्विडिटी प्रोवाइड कराएगा, यानी ये लिक्विडिटी की बात कर रहा है। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड रेडी इन्फॉर्मेशन, यानी क्लास ये आपका खर्चा बचाएगा कि आपको बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़े, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये चीजें अगर है, आपकी सेविंग्स को मोबिलाइज करेगा, सिक्योरिटी का प्राइस सेट करेगा, कॉस्ट रिड्यूस करेगा और लिक्विडिटी प्रोवाइड कराएगा कि आप कभी भी मार्केट में शेयर्स को बेच सकते हो। तो ये हो गया क्लास फाइनेंशियल मार्केट। मनी मार्केट जो होता है क्लास शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म का है, वर्किंग कैपिटल की फुलफिल नीड की रिक्वायरमेंट की पूरी की जाती है। इंस्ट्रूमेंट टू मनी मार्केट आर कॉल्ड नियर मनी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट टू मनी मार्केट क्लास, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है मनी मार्केट के वो आप देख लेना क्लास। नेक्स्ट जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट क्या क्या है क्लास, लाइक ट्रेजरी बिल्स है। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, आरबीआई इशू करता है, इसे जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं और ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। 25,000 और मल्टीपल देयर ऑफ में इसमें इन्वेस्ट करते हैं, सेफ माना जाता है क्योंकि क्लास ये आरबीआई द्वारा इशू होता है। कॉल मनी की बात करें, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है, इंटरबैंक कॉल मनी होता है, जो क्लास कैश रिजर्व मेंटेन करने के लिए बैंक लेती है। जिस रेट पे लेती है उसे कॉल रेट बोलते हैं। जनरली 1 to 7 डेज के लिए लिया जाता है और इसमें क्लास हॉलीडे वगैरह इंक्लूड नहीं किया जाता। कमर्शियल मतलब उसमें ट्रेड नहीं किया जाता हॉलीडे में। कमर्शियल पेपर जो है अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट है, ध्यान रखना। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सीजनल नीड्स या ब्रिज फाइनेंसिंग और फ्लोटेशन कॉस्ट। ब्रिज फाइनेंसिंग अगर आ जाए ना कहीं या फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए जो इशू किया जाता है उसको बोलते हैं क्लास कमर्शियल पेपर। कमर्शियल बिल जो है बेसिकली एक जो बिजनेसमैन है वो दूसरे बिजनेसमैन से एक्सचेंज करता है सामान बेचने के लिए, तो उसको बोलते हैं क्लास कमर्शियल बिल। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता है और बेसिकली कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म है मार्केट और ये इसकी फिक्स्ड मार्केट फिक्स्ड कैपिटल की। देखो फिक्स्ड कैपिटल चाहिए तो कैपिटल मार्केट में जाओ। अगर तुम्हें करंट असेट के लिए पैसे जुटाना है यानी कि वर्किंग कैपिटल के लिए है मनी मार्केट, और जो फिक्स कैपिटल है उसके लिए क्लास क्या है, कैपिटल मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो है उसको क्या बोलते हैं, न्यू इशू मार्केट, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। जो प्राइमरी मार्केट है ना उसको बोलते हैं न्यू इशू मार्केट, क्योंकि यहाँ पे नए शेयर इशू किए जाते हैं, सीधा इन्वेस्टर कंपनी से शेयर्स को बाय करता है। दिस इज कॉल्ड न्यू इशू मार्केट और प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जो है, अच्छा पहले मेथड ऑफ फ्लोटेशन देख लेते हैं। मेथड ऑफ फ्लोटेशन किस तरीके से शेयर्स इशू किए जाते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, डायरेक्ट अपील टू इन्वेस्टर, प्रोस्पेक्टस इशू करके सीधा पब्लिक से पैसा लेते हैं। ऑफर फॉर सेल, यानी कि जहां पे आप डायरेक्टली पब्लिक को शेयर इशू नहीं करते, कंपनी आप शेयर्स को इंटरमीडियरीज को बेचती है फिक्स प्राइस पे, फिर इंटरमीडियरी क्या करता है अलग अलग लोगों को बेचता है हायर प्राइस पे। प्राइवेट प्लेसमेंट, जहां कुछ खास लोगों को आप शेयर इशू करते हो। राइट इशू, ओल्ड शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है उनको मौका देते हो शेयर्स को खरीदने का। बाकी ई आईपीओ है,
क्लास इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप मार्केट से स्टॉक मार्केट शेयर खरीद सकते हो। सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज है, सेकेंड हैंड सिक्योरिटी के लिए होता है, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से शेयर खरीदता है, ऐसा आप बना के दिखा सकते हो, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से शेयर खरीद सकता है। आई वांट टू बाय सिक्योरिटी, आई वांट टू सेल सिक्योरिटी, तो दोनों इन्वेस्टर्स क्लास शेयर्स खरीद बेच रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन को, यानी इन्वेस्टमेंट को, जबकि प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। सेबी जो है ओवरऑल कंट्रोलर है कैपिटल मार्केट का, और ध्यान रखना सेबी का ऑब्जेक्टिव, सेबी के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ के जाना। अगर हम फंक्शन ऑफ सेबी की बात करें, जो प्रोडक्टिव फंक्शन है वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, तो समझ जाना प्रोडक्टिव फंक्शन है। डेवलपमेंट फंक्शन टू प्रमोट एंड डेवलप एक्टिविटी, स्टॉक मार्केट की चीजों को ऑनलाइन में लेके आना, उनकी एक्टिविटी को प्रमोट करना, सेफ बनाना, डेवलपमेंट। और रेगुलेटरी का मतलब क्या है, रूल रेगुलेशन, फाइन पेनल्टी लगाना, कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करना, ये सब चीज क्या होता है क्लास, रेगुलेटरी। तो अब ये तीन ध्यान रखना कि कौन कौन से फंक्शंस हैं, कि पैराग्राफ आ सकता है इनडायरेक्टली बोलेगा बताओ सभी ये कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं, उसके 4 पॉइंट और लिखो। लास्ट हमारा है कंज्यूमर राइट्स, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर राइट से बहुत इंडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। राइट टू सेफ्टी पता कैसे चलेगा कि राइट टू सेफ्टी की बात हो रही है, सप्लाई ऑफ सेफ गुड्स इट इज violated when consumer suffer injury or sickness after consuming the product, supply of adulterated product, expired product, etc. दूसरे की बात करें क्लास, राइट टू इंफॉर्मेशन, सेलर और मैन्युफैक्चरर मस्ट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटेंट और यूज ऑफ प्रोडक्ट इज वायलेटेड व्हेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू द कंज्यूमर। रॉन्ग, देखो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया है यहाँ पे, तो राइट इंजरी की बात की जा रही है कि मेरे को नुकसान ना हो कोई, यहाँ बात की जाती है पूरी इंफॉर्मेशन की, और यहाँ बात की जाएगी चॉइस की। कंज्यूमर मस्ट बी अलाउड टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली with his choice, violated when salesman और marketer insist the consumer, लिखा रहेगा salesman इंसिस्ट कर रहा है कंज्यूमर को एक पर्टिकुलर ब्रांड का लेने के लिए, तो मतलब कौन सा राइट का उल्लंघन हो रहा है, वायलेट कर रहा है वो चॉइस का। राइट टू बी हियर्ड, ध्यान समझना, हियर्ड और सीक रेड्रेसल बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू बी हियर्ड का मतलब क्या है, कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेन, राइट टू हियर्ड का मतलब कंज्यूमर का अधिकार है, मैं कंप्लेन फाइल करूंगा, आप मेरी बात को सुनोगे, सीधी सी बात है। ये वर्ड कब होगा, जब आपके केस स्टडी में लिखा जाएगा when marketer make no arrangement of filing complaint and refuse to accept complaint, कोई arrangement नहीं, complaint कहीं फाइल नहीं कर सकते और complaint को refuse कर दिया। the right is followed when marketer gives टोल फ्री नंबर, जब मार्केटर टोल फ्री नंबर दे रहा है कि कंप्लेन फाइल करो। सेटस आप देखना, 1 रुपए की सेंटर फ्रूट खरीदोगे तो वहां भी टोल फ्री नंबर लिखा रहता है कंप्लेन के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए जरूरी लिखना, इसके बाद आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो कौन सा राइट आपको दिया जा रहा है, राइट टू बी हियर्ड, आपकी बात सुनी जाएगी। सीक्रेट रेसल सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, सही साबित हो तो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। कंज्यूमर हैज राइट टू गेट कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेज, जहां पे डैमेज का कॉम्पनसेशन मिल रहा होगा आप समझ जाना कि वो कौन सा है क्लास, राइट टू सीक रेड्रेसल। इट इंक्लूड्स, क्या क्या आता है क्लास, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, उसके अंदर क्या क्या होगा, आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज किया जाएगा, आपको पैसे दिए जाएंगे, आपका प्रोडक्ट रिपेयर किया जाएगा, कॉम्पनसेशन दिया जाएगा और मार्केट से उसको निकाला जाएगा। कोई एडवर्टीजमेंट अगर ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए, मिसलीड है, हटाओ, उस एडवर्टीजमेंट को मार्केट से हटाया जाएगा। अब इसके अंदर नोट है, बहुत काम का है, बहुत ध्यान समझना। मेन डिफरेंस बिटवीन द राइट टू हियर्ड एंड रिड्रेसल इज दैट राइट टू हियर्ड इज कंसर्न अबाउट रिगार्डिंग द फाइलिंग कंप्लेन, कंप्लेन फाइल करना राइट टू हियर्ड, और रिड्रेसल में जो है वो नेक्स्ट स्टेप है, यानी इसके अंदर क्लास कॉम्पनसेशन की बात की जाती है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर हैज राइट टू इन्फॉर्म अबाउट द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज व्हाट आर हिज राइट्स। देखो कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को एजुकेट किया जाए उसके अधिकार क्या है। जनरली एनजीओ, गवर्नमेंट एजुकेशन कंज्यूमर बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट इन टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, स्टडी मटेरियल बच्चों के में, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, इन सब से लोगों को अवेयर किया जाता है। आप ग्राहक को, आपके पास ये राइट है। तो ये सारे राइट्स से इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, तो समझ जाना। जहाँ पे आप बड़े लेवल पे ध्यान से देखो, डिफरेंस बिटवीन राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब बच्चे बोलते हैं सर राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी तो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बेटा वहां पे एक प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एजुकेशन का मतलब पूरा का पूरा आपके सारे राइट्स के बारे में बताया जाता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन इज राइट टू इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट इज कंटेंट। देखो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है, उसकी कंटेंट क्या है, कैसे यूज किया जाएगा, प्राइस क्या है, सब कुछ बताए, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है उसके अंदर। वेयर इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन इन्फॉर्म कंज्यूमर अबाउट द राइट, कंज्यूमर को उसके राइट के बारे में बताना। इन राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर, इन्फॉर्मेशन कौन देगा, बनाने वाला, सप्लायर। लेकिन राइट टू एजुकेशन में सरकार इन्फॉर्मेशन दे सकती है, राइट टू एजुकेशन में एनजीओ इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। राइट, तो आई थिंक बहुत है क्लास इतना, अगर आप इसे अच्छे से कर लोगे तो आपका सारा का सारा केस स्टडी बन जाएगा।
मुझे नहीं लगता कि अब केस स्टडी में कोई आपको दिक्कत आएगी, सारी चीजें करा चुका हूँ, आगे और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। अभी भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आपकी डिमांड पूरी होगी। बस आपको एक काम करना है, क्लास मेहनत करनी है, दिन रात एक करना है क्लास, और आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, राइट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सारे दोस्तों में। वन शॉट के अंदर सारे कीवर्ड्स मैंने आपको A to Z करा दिए क्लास, जो भी बुक्स में थे मैंने क्लास डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को देखा, ठीक है, उनमें से क्लास कंटेंट देखा, जो भी मुझे सही कंटेंट लगा, मुझे लगा कि ये सारी चीजें आ सकती है, मैंने सब कुछ इसके अंदर करा दिया। तो अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, राइट। अब अच्छे से प्रिपरेशन करो, बाकी और चीजों में मेहनत करो, तैयारी करो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।